हेलो वर्ल्ड, इट्स साइको एंड अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 11 बज रहे हैं। और मैं हूँ अपने घर के बैकयार्ड में। देख सकते हो यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा चांद। अभी सूरज नहीं है तो चांद से ही काम चलाते हैं। ये हमारा चांद, इससे हमें लाइट आ रहा है, राइट? चाहे वो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है लेकिन लाइट आ रहा है। तो लाइट जो आ रहा है उसका स्पीड कितना है बताओ? लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। तो लाइट ऐसे ही बहुत तेज है, बहुत। हम लाइट के इतू सा भी तेज नहीं चल पा रहे हैं। तो लाइट इतना तेज होने के बावजूद भी अगर मैं पूछ रहा हूँ कि लाइट का स्पीड अगर इन्फिनिट होता, मतलब यहाँ से मैंने एक बल्ब जलाया, इंस्टेंटली तुम्हारे पास वो आ जाएगा। वैसे भी हमको दिखता तो इंस्टेंटली है, बट एक्चुअली उसमें डिले होता है 3 × 10⁸, जिसको कि सेलेरिटास बोलते हैं। सी से डिनोट करा जाता है लाइट के स्पीड को। तो सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता अगर सी का वैल्यू इन्फिनिट हो जाता? आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लाइट का स्पीड अगर इन्फिनिट हो जाता तो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। 3 इंट्यूशन दूंगा मैं। पहला इंट्यूशन, अगर लाइट का स्पीड इन्फिनिट होता तो जो हमें लाइट दे रहा है यानी कि सूरज, वही एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि सूरज किस, अभी तो सूरज नहीं है। सूरज है वैसे, पता नहीं। हम अर्थ सूरज के राइट ना ऑपोजिट साइड पर है, मतलब अर्थ नहीं है, हम इंडिया उसके ऑपोजिट साइड पर है। तो या पता नहीं हम रिलेटिविटी से कहाँ हट चुके हैं। तो ठीक है, अगर हमारा जो सूरज है, सूरज एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर लाइट का स्पीड इन्फिनिट होता। मतलब खुद जो लाइट देता है, अगर उसका स्पीड इन्फिनिट हो जाता, वही खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सूरज में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब एटम्स टूट के वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब एटम्स के बीच जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो फोर्स जब टूट जाता है, एक्चुअली फ्यूजन में टूटता नहीं है, फ्यूजन में जुड़ता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनते हैं। मैं थोड़ा सा गलत हो गया। उसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स जुड़कर हीलियम बनाते हैं। तो हाँ, जो जुड़ते हैं तब कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक इक्वेशन से होता है। आई नो ये बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, आप लोगों को पता भी होगा। भाई अभी मैं ज़मीन पर ही लिख रहा हूँ भाई, क्या करें। E = mc²। ठीक है, ये इक्वेशन। यहाँ पर C है सेलेरिटास का मतलब होता है, ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है स्विफ्टनेस। इसको लाइट के स्पीड के लिए डिनोट किया जाता है। मींस ये है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और m आपको पता ही होगा, मास है, और E है हमारा एनर्जी। तो ये इक्वेशन ये कहता है कि अगर हम मास को एक, मतलब सपोज मेरे पास 1 kg मास है, तो c² कितना हुआ? 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो गया 9 × 10⁻16, राइट? हाँ, 9 × 10⁻16। किसी भी मास को 9 × 10⁻16 से इंटू कर दें। c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका ये जो यूनिट है इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर c एक कांस्टेंट है यहाँ पर। इस नंबर को लो, इससे इंटू कर दो, तो 1 kg मास को अगर हम एनर्जी बनाए तो उतना एनर्जी बनेगा। एक और बार बोलूँ तो एक मास में कितना एनर्जी होता है जानने के लिए उसको हम c² से इंटू करते हैं। मतलब 1 kg मास को अगर हम एनर्जी बनाए तो 9 × 10⁻16 जूल्स एनर्जी होगा। ठीक है, 1 kg मास में 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत। ठीक है, तो अभी हमारा जो लाइट का स्पीड अगर इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब सेलेरिटा सी इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये ना हो के सी हो जाएगा इन्फिनिटी। भाई मुझे घर वाले मारेंगे, यहाँ पर ज़मीन ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काम पे लगते हैं। तो हाँ, अगर सी इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा? इम्प्लाइज दैट E = m × इन्फिनिटी, राइट? मतलब सन जो कि एक एनर्जी देता है ना, राइट, हमको लाइट के फॉर्म में एनर्जी देता है, तो सन को
एक छोटे से छोटे 1 जूल एनर्जी भी बनाने के लिए उसको इन्फिनाइट मास लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मास अगर यहाँ पर 1 केजी भी मास ले लो, ये 1 इंटू इन्फिनिटी करोगे तो E इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। 2 टाइप से समझा देता हूँ। पहला तो सन को अगर 1 जूल भी एनर्जी बनाना है तो उसको इन्फिनाइट मास लगेगा, और अगर हमको एनर्जी से 1 केजी भी मास बनाना है, इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू mc² होता है, इसको हम m इक्वल टू E/c² भी लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं तो m इक्वल टू E/c², मतलब c हमारा हो गया इन्फिनिटी, m इक्वल टू एनर्जी बाय इन्फिनिटी। तो एक छोटे से भी मास को बनाने के लिए, मतलब 1 केजी भी अगर मास बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 केजी तो यहाँ पर E को भी इन्फिनाइट होना पड़ेगा, ताकि इन्फिनाइट कटे और यहाँ पर 1 हो तो m1 हो। तो एक छोटे से 1 केजी मास को भी बनाने के लिए भी हमारे एनर्जी को इन्फिनाइट एनर्जी लगेगा, राइट। ये देख सकते हो। तो इतू सा भी मास बनाने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी लगेगा, और फाइनाइट एनर्जी है, इन्फिनाइट एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो या ये था पहला इंट्यूशन, जिस इंट्यूशन से हमें 2 चीज़ें पता चला। अगर लाइट का स्पीड इन्फिनाइट होता तो मतलब सेलरिटी जो कांस्टेंट है वो इन्फिनाइट होता, तो सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इतू सा एनर्जी बनाने के लिए इन्फिनाइट मास लगता, और इतू सा मास बनाने के लिए भी इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता, जो कि इन्फिनाइट मास और इन्फिनाइट एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है यार इस यूनिवर्स में, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या सो नेक्स्ट इंट्यूशन पे आते हैं। पहले कौन सा बताऊँ, डिस्टेंस वाला बताऊँ या कॉजैलिटी वाला? ठीक है, पहला डिस्टेंस वाला बताता हूँ, वो थोड़ा सिंपल है। कॉजैलिटी में बहुत दिमाग का ब्रेन रॉट करना पड़ेगा, सो या पहले डिस्टेंस वाला जानते हैं। नेक्स्ट इंट्यूशन ये है कि अगर लाइट का स्पीड इन्फिनिट होता तो डिस्टेंस नाम का कोई चीज़ सेंस ही नहीं बनाता भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम क्या है? व्हाट इज़ टाइम? सो हमने पढ़ा है, आई थिंक 8th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा है कि मतलब S इक्वल टू d/t, मतलब स्पीड, S मतलब यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लाइट के केस में यहाँ पर हमारा स्पीड हो जा रहा है इन्फिनिटी, ठीक है, t इक्वल टू d/इन्फिनिटी। और मतलब अगर यहाँ पे मैं एक लाइट को यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ और वहाँ पर लाइट जा रहा है, तो टाइम उसको 0 लग रहा है ना, वो इन्फिनिट स्पीड से जा रहा है, तो टाइम उसको 0 लग रहा है। समझ रहे हो ना? मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ और वहाँ पर मेरा दोस्त है, तो मैंने मैसेज किया, जो कि मैसेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो भी लाइट की स्पीड से जाता है, तो उसके पास वो मैसेज जानने के लिए 0 टाइम लग रहा है, टाइम 0 है क्योंकि स्पीड इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है? 0 इक्वल टू d/इन्फिनिटी। तो इसको 0 करने के लिए टाइम 0 लग रहा है, स्पीड इन्फिनिटी है, तो इसको कैसे, यहाँ तो d का वैल्यू कितना होगा बताओ? इतना मैथ तो आता होगा। 0 इक्वल टू 0/इन्फिनिटी, तो 0 इन्फिनिटी इंटू 0 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो 0 इक्वल टू 0 होगा भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा, नो मैटर वॉट एवर डिस्टेंस यू आर स्टैंडिंग, डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मतलब यूनिवर्स ही सेंस नहीं बनाएगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू 0 मतलब किसी चीज़ के बीच डिस्टेंस ही नहीं है, तो यूनिवर्स ही सेंस नहीं बनाएगा इस कॉन्सेप्ट से। ये देख सकते हो, अगर टाइम 0 लग रहा है किसी चीज़ को, मतलब स्पीड इन्फिनिटी है, मतलब टाइम 0 लग रहा है किसी चीज़ को किसी दूर जाने में, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 ही होना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लाइट का स्पीड इन्फिनिटी नहीं हो सकता। थर्ड इंट्यूशन सबसे खतरनाक, सबसे दिमाग ब्रेनस्टॉर्म करने वाला, वो समझते हैं। तो थर्ड इंट्यूशन है कॉज एंड इफेक्ट का। तो इसको समझने से पहले हमको सबसे पहले रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी समझना पड़ेगा। तो डरो मत, बहुत सिंपल है, समझाता हूँ, फिर से हमको ज़मीन पर आना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पर एक स्टेशन है ट्रेन का, और
ये स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन आता है, ठीक है, ट्रेन आता है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, या यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सपोज ये चप्पल है मेरा, ये चप्पल चप्पल है ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर मेरा दोस्त है एक, ठीक है। तो इस ट्रेन है, इस ट्रेन की इस जगह पर और इस जगह पर दो बिजलियाँ एक ही टाइम पर कड़की, तो मुझे क्या दिखेगा? ऑब्वियसली ये दिखेगा कि ये बिजली एक ही टाइम पर कड़की, और मेरा दोस्त है बीच में पूरा ट्रेन का, ठीक है, मैं भी बीच में हूँ इन दोनों का रेस्पेक्टिवली। तो मुझे तो दिखेगा ना, दोनों में से लाइट एक ही टाइम पर आएगा, तो मुझे सेम दिखेगा। तो इस मेरे दोस्त को टेक्निकली उसको भी सेम दिखना चाहिए, लेकिन ये ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी जो स्पीड में मूव कर रहा है, सपोज़ हाफ ऑफ द सी में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड के आधे में मूव कर रहा है, मान लेते हैं क्या जाता है, हम यहाँ पर इमेजिन ही तो कर रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर दोस्त है मेरा और ये मूव कर रहा है, और बिजली कड़की, ये मूव करते हुए ट्रेन के दोनों एंड पर एक जगह पर बिजली कड़की, तो टेक्निकली ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये लाइट इधर की तरफ आ रहा है उसके पास, तो टेक्निकली ये इवेंट उसके लिए पहले होगा, और ये यहाँ पर जो बिजली कड़की थी ये उसको बाद में दिखेगा, क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको लाइट को भी इसके पास आने में टाइम लगेगा, राइट, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर जा रहा है, और ये इवेंट यहाँ से लाइट इधर निकली थी, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर से लाइट इधर निकली थी बिजली का, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके लिए पहले ये बिजली कड़की, बाद में ये बिजली कड़की। ये समझ में आया ना परफेक्टली? तो इससे हमें समझ में आता है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवेंट्स अलग अलग टाइम पर हो सकते हैं। तो हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर उस दो इवेंट्स सेम टाइम पर हुए हैं और हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो वाला इवेंट हमें पहले दिखेगा अगर हम मूव कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे वो बाद में दिखेगा। लेकिन हम रेस्ट पे हैं, वैसे तो स्पीड ही रिलेटिव है, मोशन ही रिलेटिव है, बट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम रेस्ट में हैं तो हमें सेम टाइम पर दिखेगा। तो मूव करने से ऑब्जेक्ट, इससे हमें ये पता चला कि मूव करने से ऑब्जेक्ट हमें पहले बाद में ऐसे दिख सकता है। तो इसमें ट्रेन में जाने वाले इंसान के लिए, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, तो इसीलिए उसके लिए हमारा जो पहले ये वाला बिजली है ये पहले दिखेगा, क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और लाइट इधर की तरफ भी आ रहा है, तो उसे ये पहले दिखेगा, और ये इधर की तरफ चले जा रहे हैं तो लाइट को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये बाद में दिखेगा। ये समझ में आया? ये था हमारा रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। तो अभी इसी ही इंट्यूशन को यूज़ करो एक मस्त सा एग्जाम्पल में। सॉरी गाइस, थोड़ा सेटअप चेंज हो गया क्योंकि घर से डांट पड़ गई, बाहर क्या कर रहे हैं इतनी रात तक, तो हम चलेगा, जगह बदल गई तो क्या हो गया, फिजिक्स के लिए हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। तो हाँ, जो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी समझ में आ गया ना, राइट? अभी इमेजिन करो मैं हूँ अर्थ पे, ठीक है, और मेरा दोस्त है मार्स पर, और लाइट का स्पीड इन्फिनिटी है, मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और रेडियो वेव्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो रेडियो वेव का स्पीड भी इन्फिनिटी हो गया। तो मतलब पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है इन्फिनिटली स्पीड पर, मतलब रेडियो वेव्स को जाने के लिए 0 टाइम लग रहा है, मतलब इंस्टेंटली। अगर मैं यहाँ पर अर्थ पे हूँ और मैं मैसेज कर रहा हूँ मेरे दोस्त को, तो वो इंस्टेंटली वो मैसेज जा रहा है। सपोज़ मैं 10 बजे मैसेज किया मेरे दोस्त को कि भाई कल स्कूल जा रहा है कि नहीं, मेरा दोस्त का सिंपल है वो कभी नहीं आएगा, तो उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है मतलब रिप्लाई कि नहीं, मतलब मैं कुछ भी मैसेज करूँ नहीं, वो रिप्लाई आ जाएगा इंस्टेंटली, उसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज़ मैं 10 बजे यहाँ पर मैसेज किया स्कूल आ रहा है कि नहीं, सेंड पे क्लिक किया 10 बजे राइट ना, ठीक, तो वो इंस्टेंटली पहुँच गया मेरे मार्स में मेरे दोस्त के पास, और वो उसका इंस्टेंटली रिप्लाई आ गया मेरे पास, नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली 10 बजे की वही सेकंड में, एट द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब 10 बजे के जितने सेकंड हुआ तो उस टाइम पर ही मैसेज गया और रिप्लाई इंस्टेंटली विद नो डिले आ गया, मतलब मैं मैसेज किया रिप्लाई आया सेंड दबाते ही, ये पूरा इंस्टेंटली हुआ, ठीक है। यहीं तक सही है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, रिप्लाई इंस्टेंटली आ गया तो ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है भाई। सपोज एक उसी वक्त जब ये सब प्रोसेस हो रहा था, एक स्पेस क्राफ्ट
मार्स अर्थ से मार्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ से मार्स की तरफ जा रहे हैं, ये नोट करना। तो अकॉर्डिंग टू हम जब रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी हम क्या है जाने, तो वो अर्थ से मार्स की तरफ जा रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, मैसेजेस को। तो उसके लिए भी तो स्पीड इन्फिनिटी है, तो उसके लिए भी दोनों मैसेज आएंगे। उस वो अगर दोनों मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा है तो वो भी दोनों मैसेज उसके पास भी आएंगे। लेकिन हमने रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी में क्या जाना कि हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं उस तरफ की चीज़ें हमें पहले आएंगी। तो टेक्निकली उसके लिए रिप्लाई पहले आएगा, क्योंकि रिप्लाई उस तरफ से आ रहा है, मार्स की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, हमारे तरफ से सेंड हो रहा है। टाइम 0 लग रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है, तो 10 बजे के वही सेकंड में ही सब कुछ हो जा रहा है। तो बट हमारा स्पेसक्राफ्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, मार्स की तरफ, इधर से अर्थ से। तो उसके लिए तो पहले इवेंट होगा रिप्लाई, और उसके बाद पीछे से आएगा। तो उसके बाद उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है या फिर मेरा जो मैसेज है वो उसके बाद आएगा। तो इससे कॉज एंड इफेक्ट का ही तो रूल ब्रेक हो गया ना। मतलब उसके लिए पहले रिप्लाई आया, उसके बाद क्वेश्चन गया। ब्रो, इट विल लिटरली ब्रेक द यूनिवर्स, क्योंकि पहले हम ये सेट है रूल, ऑब्वियसली पहले कॉज होगा उसके बाद इफेक्ट होगा। पहले कुछ होगा उसके बाद उससे कुछ होने वाला चीज होगा। तो पहले इफेक्ट और उसके बाद कॉज कैसे हो गया? मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका इफेक्ट है रिप्लाई होना, तो उसके लिए तो पहले इफेक्ट आएगा उसके बाद कॉज आएगा ना। तो इसी के वजह से ये एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या भाई, उसके लिए पहले रिप्लाई आएगा। मैं अगर किसी भी लोग इंसान को मैसेज कर रहा हूँ, तो मैसेज करने से पहले मुझे रिप्लाई आएगा, उसके बाद मैसेज करूँगा। आई नो दिस इज टू मच ब्रेन रॉट, बट या इट इज़ फिजिक्स एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल।